सेहतनामा। नमस्कार श्रोताओं, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिए जानी मानी लैरिंगोलॉजिस्ट और ईएनटी सर्जन डॉक्टर शमा कोवले से एक भेंट वार्ता। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शमा कोवले, जो ईएनटी सर्जन है, लैरिंगोलॉजिस्ट। ये इतना डिफिकल्ट वर्ड है कि मैंने कहा आपसे पूछ लिया जाए कि ये असल में क्या है। मुझे बताइए ये क्या है बेसिकली? सो लैरिंगोलॉजी इज अ साइंस जो अपने वॉइस के साथ, स्वॉलोइंग के साथ और अपना जो सांस लेने का नली है उसके साथ रिलेटेड है। सो लैरिंगोलॉजी में 3 एस्पेक्ट्स है: वॉइस, स्वॉलोइंग एंड एयरवे। ओके। एंड आवाज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, विच इज वेरी इग्नोर्ड। इवन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स जो वॉइस, स्वॉलोइंग, एयरवे, लोगों को पता नहीं है जी कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। सो ये लैरिंगोलॉजी है। और ये प्रैक्टिस जो डॉक्टर, जो ईएनटी ये प्रैक्टिस करता है उसको लैरिंगोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा। और ये एक सब स्पेशलाइजेशन है ईएनटी में। जी, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपनी आम जिंदगी में, चाहे उनका आवाज का काम हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा लेवल आता है जब किसी वजह से आवाज में अचानक बदलाव नजर आते हैं। ये बदलाव किस वजह से हो सकते हैं? अचानक बदलाव होने के रीजंस बहुत सारे हैं। अगर एक्यूट है, एक्यूट मतलब जस्ट अभी हुआ है, तो सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन। वो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन। उसके बाद वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स बोलते हैं, अपना जो स्वर पेटी रहता है उसके ऊपर दाने हो जाते हैं बहुत ज्यादा बात करने की वजह से। दूसरा चीज है देयर आर पॉलिप्स है, सिस्ट है, कैंसर है। सो ये सब कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से आवाज बदल जाती है। जी, जो लोग आवाज की दुनिया में हैं, चाहे वो पढ़ाते हों या वो पॉलिटिक्स में हों या वो गायक हों या हमारे जैसे रेडियो में हों या वो डबिंग आर्टिस्ट हों, उनके अलावा सामान्य लोगों में भी आवाज का तो अपना एक महत्व है। तो एज एन लैरिंगोलॉजिस्ट आप बुनियादी बातें क्या कहेंगी जो आवाज को लेकर बहुत ध्यान में रखना चाहिए? आवाज का ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जब हम बात करते हैं तो हमको सांस पे ध्यान देना चाहिए। सो सांस पे ध्यान देना इन द सेंस कि आमतौर से लोग बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग। तो आइडियली एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए, मतलब हम सांस जो है वो एब्डोमेन तक जाके लेनी चाहिए। दूसरी चीज है हाइड्रेशन, पानी पीना बहुत जरूरी है। और अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बात करनी हो तो बीच बीच में पानी लेना जरूरी है। जब आप बात कर रहे हो तो बीच बीच में पॉज लेके फिर बात करना भी जरूरी है, नहीं तो एक ही सांस में आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलो तो इट इज हार्मफुल। विस्परिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं अच्छा है आवाज के लिए। रिफ्लक्स, एसिडिटी, उसको ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी आवाज में प्रॉब्लम होती है। स्लीप, प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन oily spicy food is harmful for your voice. Then late nights, you're not supposed to have late nights if you are into a profession of voice, या फिर you are not in a profession of voice, but अगर आपको आपकी आवाज अच्छी चाहिए तो these are the few things which are very important. अच्छा, इतनी सारी बातें आपने उसमें बताई। उसमें कुछ बातें जैसे कि जो नशे हैं उनसे दूर रहना चाहिए, देर रात तक जागना नहीं है। आपने एक और बात कही और वो है एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स से बचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा व्यक्ति, हम ये मान सकते हैं कि परेशान है। बराबर। इसका क्या असर पड़ता है आवाज पर?
हम सब लोगों को ये पता है कि एसिडिटी की वजह से अपने खाने की जो नली है या फूड पाइप है उस पे असर पड़ता है, या जलन होती है, या अच्छा नहीं लगता, ये सब चीजें सबको पता है। बट और एक चीज है जिसको हम लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं जी। तो ये जो है एसिड जो ऊपर आता है वो ऊपर आके अपने वोकल कॉर्ड्स या स्वर पेटी पे वो गिर जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, और फेरिंग्स जो अपना गले का जो पिछला वाला हिस्सा है उस पे गिर जाता है, और उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर पेटी पे सूजन आ जाती है कभी कभी। सो वो सूजन की वजह से आवाज चेंज हो सकती है, आपको गले में इरिटेशन होते रहता है, तो फिर वो ये जो क्लियरिंग, थ्रोट क्लियरिंग बहुत करने लगते हैं लोग, फिर उसकी वजह से आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर खांसी आती है रात को लेटने पे, या सुबह में भी, दिन में भी सूखा खांसी आने लगता है, उससे भी आवाज पे प्रॉब्लम। अगर आप कंटिन्यूअसली खांस रहे हैं तो उसकी वजह से भी आवाज पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये एलपीआरडी जो मैंने बोला, दैट इज कॉल्ड अ साइलेंट रिफ्लक्स, क्योंकि आपको जो नॉर्मल एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे जलन वगैरह, सो पेशेंट्स भी पूछते हैं आप मुझे बोल रहे हो रिफ्लक्स हो रहा है बट मुझे तो ये सब नहीं हो रहा है। तो दिस इज अ साइलेंट रिफ्लक्स, यानी वो जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो नहीं दिखते हैं, बट ये कुछ अटका हुआ लगना या इरिटेशन होना या आवाज चेंज होना, ये थोड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से, जो रिफ्लक्स की वजह से आपकी आवाज को प्रॉब्लम कर सकती है। ये बहुत ही बारीक और बहुत जरूरी बात आपने बताई, क्योंकि अमूमन हम लोगों को ये बात पता नहीं होती है। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ये बताइए कि आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? मुझे पुराने गाने पसंद है, मेरी फेवरेट सिंगर आशा भोसले हैं। वाह वाह वाह, तो पहला गाना कौन सा होगा आशा जी का? डॉन का गाना जो हो ये मेरा दिल। ये मेरा दिल। क्या बात है, तो मैं चाहूंगा कि आप गा के बताएं। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। मुश्किल है प्यारी तेरा
डॉक्टर शमा कोवले हमारे साथ हैं और हम आवाज के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक छिपी हुई एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसका असर आपकी आवाज पर पड़ सकता है। आवाज को लेकर और किस किस तरह की दिक्कतें होती हैं बुनियादी तौर पर, उनके बारे में बताइए। सबसे पहला जो कंप्लेंट आता है आवाज से रिलेटेड कि आवाज बैठ गई है। जी जी। जैसे कि होर्सनेस जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे पहला कंप्लेंट रहता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आवाज ही नहीं आ रही है, जैसे कि उनकी आवाज विस्परिंग जैसे आती है, जैसे ऐसे आवाज आती है। सो ये होता है जब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होता है, यानी एक जो स्वर पेटी है, हमारे पास 2 स्वर पेटी रहते हैं जो एक साथ आते हैं तो आवाज निकलती है, जब खुलते हैं तब हम सांस लेते हैं। ओके। तो जब एक स्वर पेटी हिल नहीं रही है, पैरालाइज्ड हो जाती है, तब वो मिल नहीं पाते तो स्पेस रह जाती है, तो जब हम बोलते हैं तो हवा निकलती है और विस्परिंग जैसी आवाज आती है। उसकी क्या वजह हो सकती है पैरालाइज होने की? वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का रीजंस बहुत सारा है। एक तो वायरल इन्फेक्शन में वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा है अगर कोई कैंसर कहीं पे हो, जैसे कि ईसोफेगस में हो या थ्रोट थायराइड में हो, तो वो जो अपनी नस होती है जो वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है, उसको अगर वो इन्वॉल्व करते हैं तो पैरालिसिस हो सकती है। या फिर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो पैरालाइज हो सकता है। या फिर कभी कभी जो लंग कैंसर के लिए या कार्डियक सर्जरी के लिए जब भी सर्जरीज होते हैं तो उसमें भी ये नस को इंजरी हो सकती है, या फिर कभी कभी ये नस काटनी पड़ सकती है तो फिर वो पैरालाइज हो सकता है। सो ये कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकती है। यानी आवाज में जरा भी बदलाव आए तो अमूमन हमारे घरों में ये देखा जाता है कि आवाज बैठ गई है तो नमक के गरारे कर लिए जाएं, या वो जो देसी इलाज अमूमन घरेलू इलाज कर लिए जाते हैं। कितने समय तक ये सब करने चाहिए, या कितने दिन में आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है? ये जो घरेलू नुस्खे हैं, गरारा करना, ये गरारा आपके स्वर पेटी तक पहुंचता ही नहीं है। ओ। तो इसका कोई यूज नहीं है। यानी गरारा करना आवाज के लिए कोई फायदेमंद नहीं है? कोई फायदेमंद नहीं है। ओ गॉड। आप स्टीम ले सकते हो, बट स्टीम से भी ड्राइनेस होता है, तो इसीलिए हम जनरली बोलते हैं कि स्टीम मत लो। अगर आपको आवाज के लिए घरेलू कुछ करना है तो फिर आप नेबुलाइजेशन ले सकते हो, वो भी स्टेराइल वाटर नेबुलाइजेशन, मतलब उसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गर्म पानी का नेबुलाइजेशन आप ले सकते हो। बाकी आप वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर, वार्म वाटर आप पी सकते हो, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत स्टीम है वो आपके स्वर पेटी तक पहुंच सकता है। कोई कोई लोग लॉजेंजेस भी खाते हैं, बट आई जनरली डोंट पीपल टू ईट लॉजेंजेस बिकॉज अगेन उसमें शुगर रहती है और शुगर से ड्राइनेस होता है। जी। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आवाज बैठ गई है, आप 2 से 3 हफ्ता रुक सकते हो आवाज ठीक होने के लिए। अगर 3 हफ्ते में आवाज ठीक नहीं होती है तो आपको ईएनटी सर्जन या फिर लैरिंगोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना ही है। जी, यानी इससे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ हो सकती है, कुछ तो है जो हील नहीं हो रहा है। जी, आपने कहा कि गरारे जो हैं वो आवाज पर असर नहीं डालते, और जो घरेलू नुस्खे हैं वो आवाज पर असर नहीं डालते हैं। कई लोग तरह तरह की चीजें करते हैं, मुलेठी और पता नहीं क्या क्या। जाहिर है कि गला बैठने का जो क्लिनिकल इलाज है वो ये नहीं है, तो क्या है फिर? अगर इन्फेक्शन है, जैसे मैंने पहले बोला अक्यूट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो वॉइस रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादा बात नहीं करना। हम कंप्लीटली बात करना तो बंद नहीं कर सकते, बट जितना कम हो सके उतना बात करना है। बहुत सारा पानी पीना है। हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आपकी आवाज बैठी हुई है। तेल वाला तीखा खाना कम कर देना है, और जितना हो सके दवाई लेना अवॉइड करना है। अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि आवाज बैठ गई है, उसके साथ सर्दी है, उसके साथ और बुखार आ रहा है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा के, अगर हो सके, अगर जरूरत है, वायरल है तो आपको सिर्फ रेस्ट करना है। अगर बैक्टीरियल लगता है तो फिर आप एंटीबायोटिक ले सकते हो। बाकी उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है घर पे। अच्छा,
बहुत ही जरूरी बात आपने बताई है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2-3 हफ्ते तक इंतजार करता है और उसके बाद वो किसी स्पेशलिस्ट के पास अपने गले की जांच करवाने के लिए आता है, तो क्या जांच की जाती है और कैसे पता लगाया जाता है कि गड़बड़ है और किस तरह की गड़बड़ हो सकती है? एज अ लैरिंगोलॉजिस्ट, जब मेरे पास आवाज बदल गई है इसके लिए पेशेंट आते हैं, तो मेरा डायग्नोसिस जब से वो पेशेंट मेरे रूम में एंटर करता है, आई मीन ही एंटर्स और कीप्स हिज फर्स्ट फुट इन माय केबिन, माय डायग्नोसिस स्टार्ट्स देन बाय लिसनिंग टू हिज वॉइस। आवाज सुन के, तो पहली चीज है आवाज सुनना, दूसरा चीज है ब्रीदिंग, देखना कि पेशेंट का ब्रीदिंग कैसा है। दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कोई कोई पेशेंट्स इवन जिनको आवाज की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बोला ब्रीदिंग की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो कोई कोई पेशेंट सिर्फ नेक ब्रीदिंग करते हैं, दे ब्रीद लाइक दिस, सो इट्स वेरी बैड। तो वो देखना, फिर हिस्ट्री जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो दूरबीन डाल के देखना। ओके, गले के अंदर। गले के अंदर, सो दूरबीन डाल के देखना। जब मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे दूरबीन रहती है, बट उसमें वो नॉर्मल लैरिंगोस्कोपी रहती है, जिसको सिर्फ कैमरा रहता है और आप देख रहे हो, विच इज गुड इनफ। अगर कुछ हाई लेवल का आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट वो करना जरूरी है देखने के लिए कि क्या है। उसके आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम स्ट्रोबोस्कोपी बोलते हैं, तो स्ट्रोबोस्कोपी ये चीज है जहां पे सिर्फ लैरिंगोस्कोपी में क्या होता है, सिर्फ वोकल कॉर्ड के मूवमेंट्स दिखते हैं और अगर उस पे कुछ लीजन है तो वो दिखता है। बट स्ट्रोबोस्कोपी ये चीज है जिसमें मूवमेंट्स भी दिखते हैं, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते रहते हैं, वो भी दिखता है, और अगर कुछ मिस हो जाए लैरिंगोस्कोपी में तो वो स्ट्रोबोस्कोपी पे दिख जाता है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन स्ट्रोबोस्कोपी है एज फार एज वॉइस इज कंसर्न। उसके बाद हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि ओके ये प्रॉब्लम है और आपका मैनेजमेंट प्लान क्या हो सकता है। अमूमन प्रॉब्लम्स आपने पहले ही बताई हैं कि या तो दाना हो सकता है या फिर कोई घाव हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्या इस तरह की चीजें केवल बोलने के प्रोफेशन वाले लोगों को होती हैं या नॉर्मल जिंदगी जी रहे लोगों को भी होती हैं? नॉर्मल जिंदगी जीने वाले लोगों में भी होती है, बट अगेन उनमें ये प्रॉब्लम रहती है, मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ज्यादा बात करते हैं। जनरली जो ज्यादा बात करते हैं या फिर जिनको चिल्लाने की, जैसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, यू विल सी कि ये लीजन्स जनरली फीमेल्स में जो वॉइस प्रोफेशनल्स नहीं है वो फीमेल्स में होती है, तो वो फीमेल्स बहुत ज्यादा बच्चों पे चिल्लाते हैं, बच्चों के पीछे ही रहते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है। जी, आपने एक चीज बोली पीछे कि आपने कहा कि आप लैरिंगोलॉजिस्ट हैं, है ना? करेक्ट, यही वर्ड है। बहुत छोटे छोटे शहर हैं जहां लोगों को आवाज की प्रॉब्लम है, तो क्या वो किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जा सकता है या इस तरह के स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है? अगर उनके यहाँ पे लैरिंगोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि ये इतना सब स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जी कि बहुत डिफिकल्ट है छोटी जगहों पे लैरिंगोलॉजिस्ट मिलना, तो डेफिनेटली ईएनटी के पास दिखाना चाहिए, बट डायग्नोसिस मिस हो सकता है। इसीलिए अगर आपको फिर भी ठीक नहीं लगे या फिर छोटी जगहों पे लैरिंगोस्कोपी नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो फिर आपको बड़ी जगह पे जाके आपका चेकअप करके लेना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ एक गाने की बारी आती है, तो अब बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवा सकते हैं? हमें तुमसे प्यार कितना। वाह, क्या बात है। सुनते हैं, कुदरत फिल्म का ये गाना है।
तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बिताते हैं लोग दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बहुत ही बढ़िया गाना हमने सुना डॉक्टर शमा, और बात हो रही है आवाज के बारे में और किस तरह से आवाज पर अलग अलग चीजों का असर पड़ सकता है। आपने बताया कि स्ट्रोबोस्कोपी जैसा एक परीक्षण होता है जिसके जरिए बहुत ज्यादा डिटेल में पता चलता है कि क्या गड़बड़ है गले में। मान लीजिए कोई गड़बड़ निकलती है तो क्या वो दवाओं से ठीक हो सकती है या उसके लिए कुछ और करना होता है? आवाज का जब भी प्रॉब्लम निकलता है तो दो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स जो है आवाज ठीक करने के है वॉइस थेरेपी और सर्जरी। जी। दवाई जो है वो बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होती है या फिर सर्जरी के बाद इस्तेमाल होती है, या फिर जब भी रिफ्लक्स है तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए दवाई यूज की जाती है। वॉइस थेरेपी एक बहुत बड़ा पिलर माना जाएगा जब हम आवाज को ट्रीट कर रहे हैं। तो जब हम अगर सर्जरी भी बोलते हैं पेशेंट को कि उनका आवाज वॉइस थेरेपी से इनिशियली ठीक नहीं होने वाला है, ये पता चल जाता है जनरली, फिर भी हम उनको पहले वॉइस थेरेपी का सेशन देते हैं ताकि उनको पता चले कि अपने को आवाज अगर यूज करनी है तो कैसे करनी है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियां कैसे सुधारी जा सकती हैं। जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आपको रीलर्न करना है आपकी आवाज कैसे इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल। तो यू आर गोइंग टू गो
फ्रॉम जीरो अगेन। आपने सीखा है कैसे बात करना, बट अभी फिर से आपको सीखना है कैसे बात करना है। जी जी। ये वॉइस थेरेपी जो है, इसमें क्या सिखाया जाता है? बेसिकली ये किस तरह की एक्सरसाइज होती है? सो वॉइस थेरेपी जो है, ये जैसे पिलर्स है, मैंने बोला ब्रीदिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट किया जाता है उस पे। सो अगर ब्रीदिंग फॉल्टी है तो वो सिखाया जाता है। दूसरा चीज है, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है पेशेंट की, तो अगर समझो पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस है तो हमको स्ट्रेंथ लाना है, जो पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड है उस एक मसल्स को स्ट्रेंथ लाने के लिए फिर वो एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। जैसे हम अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है उसके बाद फिजियो लेते हैं, इट्स अ सिमिलर थिंग। ये आपने सर्जरी किया, अभी उसको रिहैबिलिटेट करना है वॉइस को, तो फिर ये एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। अपने ही ट्रेडिशनल चीजें हैं, जैसे प्राणायाम हुआ, ओम चांट करना हुआ, ये सब चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आपका वॉइस का थेरेपी करना है। सो ये सब इंक्लूड होती है वॉइस थेरेपी में, ये सब करना जरूरी है जब आप थेरेपी के बात करते हो। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द प्रॉब्लम, थेरेपी हर एक आदमी के लिए पर्सनलाइज्ड किया जाता है। जी, ये तो वॉइस थेरेपी की बात हो गई कि किस तरह से वॉइस थेरेपी जो है वो मरीज की मदद करती है, लेकिन क्या नॉर्मल लाइफ में भी इस वॉइस थेरेपी को कंटिन्यू रखना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को जो आवाज की तकलीफ से परेशान हो चुका है या जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो भी वॉइस थेरेपी करते हुए अपने आप को बेटर फील करवा सकता है? सो जिसको हुई है उसको तो करना ही है वॉइस थेरेपी, क्योंकि उसी से उनको वापस ये चीजें नहीं हो, इसके लिए वो थेरेपी है। बट जिनको प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन जस्ट, उनको सिर्फ कंसंट्रेट करना है ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आपका वॉइस कंसर्न है, तो वो ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट, ओम चांटिंग, ये रेगुलरली जो भी प्रोफेशनल वॉइस यूजर है वो कर सकते हैं। जैसे सिंगर्स साधना करते हैं या फिर रियाज करते हैं रोज, वैसे एज अ पार्ट ऑफ द रियाज ये कर सकते हो आप। जी, ताकि आपका गला जो है एक तरह से स्वस्थ रहे। क्योंकि कभी कभी हमने ये भी देखा है, जो अमेच्योर सिंगर्स है या फिर अब भी सीख रहे हैं, उनको रियाज की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ज्यादा हो जाए रियाज? हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे रुकना है, कैसे आवाज का ध्यान रखना है, और उनके जो टीचर्स है वो भी नहीं बोल पाते हैं ये। क्योंकि मैंने ये फेस किया हुआ है, ये लड़की जो सीख रही है उसके आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, हमने डायग्नोज किया है क्या है, उसको कुछ नहीं, सर्जरी नहीं करना है, कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ट्वीक करना है। बट वो इतना अपने गुरुजी पे भरोसा रखती है कि गुरुजी बोलते नहीं है तुमको करने की जरूरत ही नहीं है, देन वो नहीं करते हैं और चीजें बढ़ती चली जाती है। और फिर चीजें बढ़ती चली जाती है और फिर यू लैंड अप विद सम सिचुएशन जहां पे आपको फिर सर्जरी लगेगी या फिर आप गा ही नहीं पाओगे बाद में। बिल्कुल, मैं यहीं आ रहा था कि आपने बताया कि स्ट्रोबोस्कोपी हो गई और उसके बाद थेरेपी के लिए भेजा गया कि भाई ये थेरेपी की जा सकती है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी आती होंगी जहां इससे आगे के स्टेप लेने होते होंगे, तो क्या ऑपरेशन के जरिए चीजें ठीक होती हैं? हाँ, जैसे मैंने बोला, वॉइस थेरेपी और सर्जरी ये दो मेन मैनेजमेंट है जो आवाज के लिए। तो ऑपरेशन ये बहुत बड़ा पार्ट है आवाज ठीक करने के लिए। जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स हैं उनमें हम पहले सबसे थेरेपी ही यूज करते हैं, बिकॉज वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। उनकी आवाज चेंज भी नहीं हो सकती है, स्पेशली सिंगर्स। अगर हम ऑपरेट कर दे और थोड़ी भी आवाज चेंज हो गई, उनका प्रोफेशन विल गो फॉर अ टॉस। सो उनके केस में पहले थेरेपी, अगर थेरेपी से कुछ भी नहीं होता है देन सर्जरी एडवाइस किया जा सकता है। सर्जरी में देयर आर 2 ऑप्शंस, एक तो लेजर यूज कर सकते हैं जिसमें हीलिंग फास्टर होता है, और दूसरा है कोल्ड स्टील जो हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके कर सकते हैं। जो सर्जरी का टेक्निक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिर्फ काट के निकाल दें तो अपने स्वर पेटी में लेयर्स रहते हैं जी, उसमें एक जेल जैसा लेयर रहता है, जिसकी वजह से अपने वोकल फोल्ड्स को प्लायबिलिटी आती है, जो हम स्ट्रोबोस्कोपी पे देखते हैं, जो वेव्स देखते हैं। अगर वो लेयर खराब हो गई
तो वो प्लायबिलिटी नहीं रहेगी, फिर स्कारिंग होगी, फाइब्रोसिस होगा, थिक होगा, आवाज चेंज हो जाएगी पोस्ट सर्जरी के बाद। सो हमको वो नहीं चाहिए, इसीलिए द टेक्निक इज वेरी इम्पोर्टेंट जी, फॉर विच लैरिंगोलॉजिस्ट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, दैट ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। यस। तो किस तरह की समस्या है उसके बेसिस पर यह तय किया जाता है कि इलाज किस तरह से करना है। मान लीजिए कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद कितने दिन में इन लोगों की आवाज वापस आ सकती है? ऑपरेशन के बाद हम एटलीस्ट 5 to 7 days कंप्लीट वॉइस रेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग स्वर पेटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। स्वर पेटी को रेस्ट देने का एक ही तरीका है बात नहीं करना, क्योंकि वो हील होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऑपरेट किया और अब बात करते रहोगे तो वो ये होते रहेगा और फिर वो हील ही नहीं हो पाएगा जी। इसके लिए 5 to 7 days जनरली हम वॉइस रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बात करना चालू करने को बोलते हैं। एवरी डे इंक्रीज बाय एन आवर और सो, तब तक आवाज आ जाती है। एक हफ्ते के बाद वॉइस थेरेपी चालू होता है जी। इफ अ प्रोफेशनल वॉइस यूजर है तो हम 3 हफ्ते के बाद उनको बोलते हैं कि आप अपना रेगुलर काम चालू कर सकते हो, जैसे ब्रॉडकास्टर है या सिंगर है। सो 3 weeks at least they are off work. Singers के लिए most of the times we also send them to a singing coach. जी। तो आप पूछोगे सिंगिंग कोच क्या है, तो सिंगिंग कोच इज समवन हु इज अ थेरेपिस्ट ओके, बट इज अ ट्रेन्ड सिंगर। ओके, तो वो करेक्ट टेक्निक सिखाते हैं। एग्जैक्टली। सो वो थेरेपी भी दे सकते हैं और वो टेक्निक भी, मतलब वो सिंगर को सुनते हैं, ओके ये गा रहा है, अभी ये टेक्निक कहाँ खराब हो रही है, कहाँ गलत है जी, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो वापस नहीं आए। बहुत सही। यहाँ एक गाना सुनते हैं और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। हम दोनों का गाना जी। अभी न जाओ छोड़। क्या बात है, वैसे भी हम आपको अभी जाने नहीं देने वाले। ये गाना सुनते हैं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ
छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हम दोनों फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें हमारी आवाज में प्रॉब्लम से लेके और सर्जरी और पोस्ट सर्जरी जो प्रोसीजर होता है वहां तक आ चुकी हैं। एक डर जो लोग आवाज से ताल्लुक रखते हैं या जिनको अपनी आवाज से ज्यादा लगाव है, उनके साथ ये होता है कि मेरी आवाज बदल तो नहीं जाएगी या मेरी आवाज वैसी रहेगी, मेरी आवाज वापस आएगी। इस तरह के सवालों का सामना आपको रोजाना करना पड़ता होगा। क्या इस तरह की प्रॉब्लम होने के बाद जो बोलने वाले लोग हैं वो उसी तरह से काम कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे और साउंड भी वैसे ही होता है जैसे वो पहले कर रहे थे, या उसमें थोड़े बदलाव होते हैं सर्टेन केसेस में? मोस्ट ऑफ द टाइम्स बदलाव नहीं होता है जी, बट एज अ प्रोफेशनल हमको ये बताना पड़ता है कि सर्जरी के वक्त क्या होगा, कभी कभी कुछ हो सकता है, तो हमको ये बताना पड़ता है कि आवाज चेंज हो सकती है। 99% ऑफ द टाइम्स करेक्ट टेक्निक अगर यूज किया जाए तो कुछ नहीं होता है। रेगुलर जैसे काम करना है वैसे वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओनली थिंग जो ध्यान रखना है इज जो थेरेपिस्ट ने बताया है, हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। मैं बार बार ये बोल रही हूँ तो सबको लगेगा कि क्या हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं लेकिन पानी बहुत इम्पोर्टेंट है जब आपकी आवाज है। तो खाने पीने का ध्यान, नींद का ध्यान और पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपको टू डू एंड नॉट टू डू लिस्ट मिलता है जब भी थेरेपी के लिए जाते हैं, तो वो फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। जी, ये बहुत जरूरी चीज है। और जैसा कि आपने बार बार कहा कि पानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आवाज का काम करते हैं उन्हें नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि ये पूरी जो प्रोसेस है, क्या ये छोटे शहरों में भी संभव है या लोगों को इसके लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है? सर्जरी के लिए आई फील अगर उनके आवाज उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो यस, छोटे शहरों में टियर 2 सिटीज, टियर 1 सिटीज में ठीक है, बट उसके आगे अगर हम बात करें तो आई थिंक इट इज बेटर रहेगा कि वो बड़े शहरों में आके अपना ट्रीटमेंट करवा लें। एक बार जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद की क्या सावधानियां हो सकती हैं? सावधानियां वही फिर से हम सेम चीज आएगी हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। आवाज को ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आवाज चेंज हो रही है तो इमीडिएटली वॉइस रेस्ट पे कंसंट्रेट करना है, ज्यादा बात नहीं करनी है। अगर जरूरत पड़े तो जाके दिखा के आना है कि अगर डाउट आता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो इट्स बेटर कि जाके आप चेक करवा के आ जाओ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि यू डोंट लैंड अप वही सिचुएशन में वापस। और थेरेपी करना जरूरी है। ऑपरेशन के बाद थेरेपी नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा, आपको करना ही है। बिल्कुल, ये एक डिसिप्लिन बना के रखना बहुत जरूरी होता है। अमूमन लोगों को आवाज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है और इसीलिए हमने आपको विविध भारती के स्टूडियो में बुलाया ताकि आप लोगों को एजुकेट कर पाएं कि आवाज कितनी मायने रखती है और उसके साथ जब प्रॉब्लम होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि प्रोफेशनल लोगों के अलावा ये जानकारियां लोगों के पास हैं कि क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं जितनी आपने बताई? मुझे नहीं लगता है, वही प्रॉब्लम है। इवन प्रोफेशनल लोगों को कभी वही पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है, तो वो बहुत समय तक ऐसे ही आवाज ठीक हो जाएगी, टालते रहते हैं। इवन जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स नहीं है उनमें तो बहुत कम अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है। मैंने ऐसा देखा है कि टीचर्स जो है वो बहुत अवेयर है, क्योंकि उनको आवाज इतनी यूज करनी पड़ती है कि अगर उनकी आवाज जरा भी खराब हो जाए तो वो स्कूल में बात नहीं कर पाते, तो दे आर द वंस जो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हैं आवाज चेंज होने पे। ये बहुत मैंने देखा है कि टीचर्स में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है आवाज को लेके। अदरवाइज नॉन प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स में अवेयरनेस बहुत कम है। ये बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस लोगों के बीच में आए कि आवाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो तो हमें फौरन सतर्क होकर एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और किसी तरह की सलाह लेकर बेहतर कदम उठाने चाहिए। यहाँ एक और गाना सुनते हैं, फिर आगे की कुछ बची बातें करते हैं। भी थोड़ा अलग गाना सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जवानी है दीवानी। क्या बात है। जरूर सुनते हैं ये गाना।
ये जवानी तररुरु है दीवानी तररुरु ररररा ररररा जु 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 दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के हे हे गिलगिली अखा गिलगिली अखा गिलगिली अखा बिली 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 गिलगिली अखा गिलगिली अखा गिलगिली अखा बिली 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 ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है देखो तौबा तौबा बातें मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के रूठी चल झूठी बस टूटी दोस्ती शिकवा है देखो तौबा तौबा रूठी चल झूठी बस टूटी दोस्ती शिकवा है होठों पे आंखों में प्यार भी ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के। डॉक्टर शमा कोवले हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं आवाज से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने सर्जरी तक की सारी बातें हमें बता दी हैं और जाहिर है कि इससे एक अलग तरह की अवेयरनेस लोगों के बीच में आई होगी, पर अभी भी एक चीज जो है वो ये रह जाती है कि क्या ये सारी समस्याएं ग्रोन अप्स में होती हैं या बच्चों में भी आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं, टीनेजर्स में या अर्ली अडल्ट्स में इस तरह की समस्याएं होती हैं? बच्चों में भी यह समस्या होती है, सिर्फ टीनेजर्स या अर्ली अडल्ट्स में नहीं, उससे कम उम्र के बच्चों में भी होती है। ओहो। और मेन रीजन रहता है चिल्लाना। अच्छा। वो खेलते वक्त चिल्लाते हैं या कोई कोई बच्चों को टैंट्रम्स थ्रो करने का बहुत ये रहता है, तो जोर जोर से रोना, ये सब चीजें हैं जो आवाज के लिए हानिकारक है। तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को ऑपरेट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो हमने ऑपरेट भी किए हुए हैं बच्चों को, क्योंकि वो थेरेपी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है बच्चों में, क्योंकि वो डिसिप्लिन, वो मतलब एडल्ट्स में भी डिफिकल्ट होता है, तो बच्चे तो बहुत ही डिफिकल्ट पेरेंट्स के लिए हो जाता है कि उनको वो एक्सरसाइज करवाएं, वो सब। तो ये समस्याएं बच्चों में भी होती है। जनरली जो बच्चों में समस्याएं होती है वो है सिस्ट्स, वोकल फोल्ड सिस्ट बोलते हैं, और वोकल सल्कस बोलते हैं, जहाँ पे जो मैंने अभी जेली जैसा लेयर बोला जी, वो बचपन से एब्सेंट रहता है। तो वो एब्सेंट रहने की वजह से, थोड़ी एरिया में एब्सेंट रहता है, उसकी वजह से उनकी आवाज
बचपन से ही खराब रहती हैं, हम्म। वो कभी अच्छी आती ही नहीं है। और नोड्यूल्स जो दाने आते हैं बिकॉज चिल्लाने की वजह से, सो ये कॉमन चीजें हैं बच्चों में। जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज डिस्टॉर्टेड होती है या फुसफुसाने जैसी आती है, या पैदाइशी कुछ डिफेक्ट होते हैं, या किन्हीं किन्हीं लोगों की आवाजों में स्लर होता है, तो क्या आप जैसे एक्सपर्ट्स उसे भी करेक्ट कर सकते हैं? स्लर्ड स्पीच जैसे स्लर्ड स्पीच जिसमें कुछ शब्द सही प्रोनाउंस नहीं होते उनसे। हाँ, तो उसके लिए दिस इज बेसिकली जैसे तुतलाना बोलते हैं, उसके लिए स्पीच थेरेपी। हम लोग अभी तक वॉइस थेरेपी की बात कर रहे थे। स्पीच थेरेपी दूसरी चीज है। हाँ, तो वॉइस थेरेपी इज अपने आवाज को ठीक करना जी। स्पीच थेरेपी इज आर्टिकुलेशन को ठीक करना। ये दो अलग अलग चीजें, बारीक फर्क है। हाँ, हाँ। जैसे आप तलफ्फुज बोलते हैं ना जी। तो वो ठीक होने के लिए, जैसे प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी जरूरी है। जैसे जी। त नहीं बोला जाता, लोगों को र नहीं बोला जाता, ळ नहीं बोला जाता, तो उसके लिए थेरेपी बहुत जरूरी। स्पीच थेरेपी इज द सर्जिकल ठीक हो जाता है उससे। हाँ, स्पीच थेरेपी से ठीक। और डिस्टॉर्टेड वॉइसेस या जो आवाज में समस्याएं होती हैं, कई लोगों की क्लैरिटी ऑफ वॉइस नहीं होती, फुसफुसाने जैसी आवाजें होती हैं, बैठे हुए गले जैसी आवाजें होती हैं, वो भी करेक्ट हो सकती हैं? हाँ, तो वो अगर हमने जितने भी अभी बात की है रीजंस, अगर उसमें से कोई रीजन है तो डेफिनेटली करेक्ट हो सकती है। या फिर अगेन वॉइस थेरेपी डिपेंड्स। जैसे मैंने अभी ये सल्कस बोला, तो अगर सल्कस है जो डायग्नोज नहीं होता, क्योंकि आंख वही देखती है जो हमको पता है जी। अगर वो बंदा कहीं गया और वो डॉक्टर को वो पता ही नहीं है तो वो देखेगा ही नहीं उसको। तो ऐसा चीजें हैं तो फिर इट विल बी मिस्ड, और फिर वो अडल्ट में आके यू विल सी कि उनकी आवाज वैसी ही है। या फिर देयर आर सिचुएशंस जैसे मेल चाइल्ड का आवाज चेंज हो जाती है जी। बच्चों की आवाज हाई पिच्ड रहती है जैसे फीमेल आवाज हो, बट जैसे व्हेन दे आर मैच्योरिंग तो उनकी आवाज लो पिच्ड होने लगती है। तो ये लो पिच्ड आवाज किसी किसी में नहीं होती है, वो पतली रह जाती है, ट्रांजिशन नहीं होता है, वो पतली रहती है। तो फिर उनके लिए हम पहले तो थेरेपी देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स थेरेपी से वो ठीक हो जाता है। अगर थेरेपी से नहीं ठीक हुआ तो फिर हम सर्जरी कर सकते हैं उसके लिए, वो वॉइस के लिए। उसको प्यूबरफोनिया बोलते हैं, यानी प्यूबर्टी में आने के बाद भी उनकी आवाज बचपन जैसे ही रही है। जी जी जी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसकी आपने बात की। अब आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा? चलते चलते। क्या बात है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे प्यार करते करते। हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। डॉक्टर शर्मा, एक चीज और है कि आज के जमाने में जेंडर चेंज वाली बातें भी हम बहुत सारी सुनते हैं। जब ये सब होता है तो आवाज को लेकर भी एक इशू होता है, क्योंकि एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जब ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या उसमें भी आवाज को लेके कुछ प्रोसेस होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग जेंडर चेंज कर देते हैं और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है। तो जब मेल टू फीमेल होता है, चेंज फ्रॉम मेल टू फीमेल, तो हम आवाज लो पिच टू हाई पिच जानी चाहिए। तो ये जो है इसके लिए हम सर्जरी करते हैं। सो वो सर्जरी सबसे लास्ट होता है, क्योंकि जब जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज होते हैं सबसे लास्ट इज वॉइस सर्जरी, क्योंकि उसके बाद हमको कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि हम वोकल फोल्ड्स पे सर्जरी कर रहे हैं। और जब बाकी के सर्जरीज होते हैं तो ट्यूब डाला जाता है जनरल एनेस्थीसिया के लिए, तो ये सर्जरी के बाद हमको कुछ भी वो नहीं चाहिए जनरली इमीडिएटली। इसके लिए ये सबसे लास्ट होती है और उसकी वजह से जो आदमी जैसा लो पिच्ड वॉइस है उसको हम हाई पिच्ड फेमिनाइन वॉइस करते हैं। और सर्जरी के बाद पेशेंट को एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता वॉइस रेस्ट लेना पड़ता है और उसके बाद एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वॉइस थेरेपी लेना पड़ता है। अभी आप पूछोगे कि आपने सर्जरी कर दिया तो 6 मंथ्स इतना लंबा वॉइस थेरेपी क्यों? तो ये 6 मंथ्स इतना लंबा इसीलिए क्योंकि the patient also has to learn the nuances of feminine voice. It's not only the pitch. लड़कियां कैसे बात करती है, उनमें कौन सा टोन, क्या your body language, ये सब उसमें include हो जाता है। ये हुआ male to female. When there is a change, gender reassignment of female to male, आपको जनरली सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जो हार्मोन दिया जाता है फॉर दैट, उसी की वजह से आपकी आवाज लो पिच हो जाती है। ओके। सो फीमेल टू मेल में आपको सर्जरी करने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, बट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम मेल टू फीमेल, वॉइस थेरेपी से हम चालू करते हैं, क्योंकि वॉइस थेरेपी देने के बाद हाई पिच हो सकता है, बट वो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस कि हाँ अभी मुझे ऐसे ही बात करना है, मैं नॉर्मल वॉइस में नहीं आ सकता हूँ। तो इसके लिए सर्जरी इज इम्पोर्टेंट। जी, अब हमारे सुनने वालों से जिन्हें आपने इतनी सारी चीजों के बारे में अवेयर कराया है, चलते चलते बतौर एक्सपर्ट आखिरी बात क्या कहना चाहती हैं? आपकी आवाज का ध्यान रखिए। अगर खराब होती है तो एटलीस्ट 3 हफ्ते में जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए, जो कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट है उनको दिखा दीजिए। बहुत सारा पानी पीजिए, एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर हर रोज पीना जरूरी है जी। और लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपने इतनी डिटेल में बातें की जिस पर लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और अमूमन बातें नहीं होती हैं। शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। आप सुन रहे थे जानी मानी लैरिंगोलॉजिस्ट और ईएनटी सर्जन डॉक्टर शमा कोवले से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है। सेहतनामा। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। मेहदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल। तो देखिए उसका अंतरा है, दारा दारा